प्रोटीन, प्रोटीन क्या है? प्रोटीन एक तरह से एक नाइट्रोजन युक्त भोज्य पदार्थ है। ये प्रोटीन युक्त पदार्थ मांसपेशियों का निर्माण करता है और निष्क्रिय मांसपेशियों का पुनर्निर्माण करता है। मांसपेशियों का जिसका प्रोटीन का जो कार्य है वो है हमारे शरीर की कोशिकाओं का और ऊतकों की टूट फूट की मरम्मत करना। कैसे? जब भी हम कोई भी कार्य करते हैं तो हमारे शरीर की अनेक कोशिकाएं और ऊतक की क्या हो जाती है, टूट फूट होने लग जाती है। जब हम भोजन ग्रहण कर लेते हैं, प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे जो भी शरीर की कोशिकाएं और ऊतक होती हैं वो उनकी मरम्मत होना स्टार्ट हो जाती है। और जो निष्क्रिय पड़ी होती हैं मांसपेशियां, निष्क्रिय मतलब बेहोशी की मात्रा में, है ना, पैसिव, तो उनका वापस से उनका पुनर्निर्माण करना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य के शरीर की पेशियां, अंग, हमारा रक्त आदि प्रोटीन से बने होते हैं। प्रोटीन के स्रोत कौन कौन से हैं? ये प्रोटीन के दो तरीके के स्रोत होते हैं, एक तो जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन और एक वानस्पतिक प्रोटीन, पौधों से प्राप्त प्रोटीन। जानता प्रोटीन क्या है? जो हमें जंतुओं से प्राप्त प्रोटीन होती है उसे जानता प्रोटीन या पशु प्रोटीन भी कहते हैं। पशु प्रोटीन में कौन कौन से खाद्य पदार्थ आते हैं? मांस, अंडा, मछली, मुर्गी, दूध, दही आदि। वानस्पतिक प्रोटीन किसे कहते हैं? जो हमें पौधों से प्राप्त जो प्रोटीन हमें होते हैं उन्हें हम कहेंगे वानस्पतिक प्रोटीन या पौधा प्रोटीन भी कह सकते हैं इसको। क्यों? क्योंकि हमें इसको वनस्पति पौधे से प्राप्त होता है। ये इसमें कौन कौन से आते हैं? पौधा प्रोटीन या वानस्पतिक प्रोटीन के खाद्य पदार्थ कौन कौन से होंगे? दालें, गेहूं, मटर, सोयाबीन, मूंगफली। आपको पता है सबसे ज्यादा जो प्रोटीन होता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। जो मांसाहारी होते हैं उन लोगों के लिए मीट, अंडा, फिश, मछली, इन चीजों में सबसे ज्यादा प्रोटीन होती है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होता है, केवल एक ऑप्शन होता है उनके पास, सोयाबीन। सोयाबीन को गरीबों का, इसको क्या कहा जाता है? गरीबों का मांस कहा जाता है सोयाबीन को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अंडा, मांस, मछली आदि से ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। इसमें सोयाबीन में कितनी? 43.2 ग्राम पर 100 ग्राम, इसमें इतनी प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन में। जो भी वेजिटेरियंस होते हैं, जो शाकाहारी लोग होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनको सोयाबीन ज्यादा मात्रा में ग्रहण करनी चाहिए, जिससे कि हमारे शरीर की टूट फूट की मरम्मत आसानी से हो जाती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 किलो कैलोरीज की प्राप्त होती है हमें। एक वयस्क व्यक्ति को 1 ग्राम प्रोटीन शरीर के भार के अकॉर्डिंग आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति है जैसे जिसका वजन है ना 60 किलोग्राम है, तो उसको प्रोटीन की कितनी जरूरत होती है? उसको जितना उसका वजन है उतनी ही ग्राम प्रोटीन की उसको जरूरत होती है। अब आपको मेंशन करना है कि आपके स्वयं का यहाँ पे वजन कितना है। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, तो स्वयं का मेरा वजन यहाँ पे अगर 58 किलो है तो मेरे को कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होगी? तो 58 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होगी। आपके फादर हैं, उनकी 70 है वजन है, तो उनको 70 ग्राम की प्रोटीन की जरूरत होगी। आपकी माता है 60, उनका वजन है 60 केजी, तो उनको 60 ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है। आपके भाई बहन हैं, कोई मान के चलिए 40 केजी है या कोई 30 केजी है, तो उनको उतने ही ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है प्रतिदिन। प्रोटीन के कार्य, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो प्रोटीन का जो मुख्य कार्य होता है वो हमारे शरीर की कोशिकाओं और ऊतकों के टूट फूट की मरम्मत करने का कार्य करता है। ये शरीर के नए ऊतकों और इसके निर्माण के लिए इसकी आवश्यकता होती है। जो भी हमारे पुराने और क्षतिग्रस्त ऊतक होते हैं उनके निर्माण में भी ये सहायक होती है। घाव भरने में भी सहायक होती है। ये हमारे रक्त, एंजाइम्स और हार्मोन्स के निर्माण में भी सहायक होती है। जब हमने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ लिया, हमने जैसे कि हमने अभी कार्बोहाइड्रेट्स पढ़ा, उसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4.2 किलो कैलोरीज मिलती हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से। अभी प्रोटीन कर रहे थे कि प्रोटीन हमें कितना? सेम 4.2 किलो कैलोरीज हमें प्राप्त होती है। कितना? 1 ग्राम प्रोटीन यदि हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमें 4.2 किलो कैलोरीज प्राप्त होती है। अब हम बात कर रहे हैं वसा की। वसा से यदि हम 1 ग्राम वसा ग्रहण कर रहे हैं तो हमें उससे कितनी किलो कैलोरीज प्राप्त हो रही हैं? 9.2 किलो कैलोरीज प्राप्त हो रही हैं। तो सबसे ज्यादा किलो कैलोरी, सबसे ज्यादा ऊर्जा कौन से पोषक तत्व में पाई जाती है? वसा में।
ये आपके ऑप्शन में भी आ सकता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा हमें कौन से पोषक तत्व से प्राप्त होती है, तो आपके ऑप्शन में आ सकता है विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो आपको क्या टिक करना है? वसा। वसा से हमें 9.2 किलो कैलोरीज की प्राप्ति होती है। वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में सबसे अधिक ऊर्जा देता है। वसा क्या है? वसा वाला भोजन ग्रहण करने से मोटापे की समस्या उत्पन्न होती है। एक वयस्क व्यक्ति को कितने ग्राम प्रोटीन की जरूरत होती है? 30 ग्राम प्रतिदिन वसा की जरूरत होती है। विजिबल, एक तो होता है अनविजिबल, एक होता है विजिबल, मतलब जो हमें दिखाई देता है उसको हम विजिबल बोलते हैं। जो हमें दिखाई देता है उसको हम विजिबल, मतलब दृश्य, दिखाई देना, दृश्यता है ना, वो जिसको हम, जैसे घी है, मक्खन है, वो हमें विजिबल है, वो है। 30 ग्राम वसा ऐसे विजिबल फैट की जरूरत होती है हमें। स्रोत क्या है इसके? मक्खन, घी, मूंगफली तेल, नारियल तेल, तला हुआ भोजन, चीज, मूंगफली, ये कोकोनट ऑयल, ये हमारे वसा के अन्य स्रोत हैं। इसके कार्य क्या है? जो वसा होती है वो अधिक, सबसे ज्यादा मात्रा में ऊर्जा की प्राप्ति देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। शांतित स्रोत है ये कि हमें डायरेक्ट, हम इसको यदि हम ग्रहण करते हैं तो हमें डायरेक्ट हमें ऊर्जा, साथ के साथ हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। साथ में ये हमें गर्म रखने का भी कार्य करता है। यदि हम भोजन में वसा नहीं ग्रहण करते हैं तो जो हमारा शरीर है वो कैसा हो जाता है? एकदम रूखा रूखा हो जाता है, हमारी त्वचा एकदम रूखी हो जाती है, तो हमारे शरीर को गर्माहट भी प्रदान करता है। वसा में घुलनशील जो विटामिन होते हैं इनके उपयोग में सहायक होता है। अब वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ये हमारे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए ए, डी, ई, के, 4 हमारे जो होते हैं वो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। शरीर के नाजुक अंगों जैसे हृदय, लीवर, शरीर के कंकाल, मांसपेशियां आदि को सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी हमारा, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो इसके यदि हम वसा ग्रहण करते हैं तो ये वसा जो है वो हमारे हृदय को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। और जो सबसे मुख्य बात है, भोजन में वसा से ही क्या प्राप्ति होती है? स्वादिष्ट भोजन हमें बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यदि हम, जैसे कचौड़ी है, पूड़ी है ना, मुंह में पानी आ जाएगा, ज्यादा नहीं, तो इसी तरीके से हमें क्या प्रदान करता है? स्वादिष्टता प्रदान करता है भोजन के अंदर। अब बात करते हैं हम खनिज की। खनिज क्या होते हैं? खनिज सभी शारीरिक ऊतकों और तरल में उपस्थित होता है। शारीरिक ऊतक और तरल में उपस्थित होता है खनिज। कैसे? खनिज लवण कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि लौह तत्व, इसमें लौह तत्व का उपयोग किया गया है। और लौह तत्व जैसे क्या है? एक ऐसा खनिज है जो कि हमारे शरीर में लाल पिगमेंट या हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन इसको हम बोलते हैं। हीमोग्लोबिन बनाए रखने में बहुत अच्छा स्तर बना देता है लौह तत्व जो होता है। लौह आयरन जिसको हम बोलते हैं। पिगमेंट मतलब लाल रंग प्रदान करता है ये हमारे किसको? ब्लड को। यह भोजन में खनिज लवण के रूप में विद्यमान रहता है। शरीर में बड़ी मात्रा में कैल्शियम और पोटेशियम होता है, विशेष रूप से हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है कैल्शियम। क्वेश्चन आता है कैल्शियम का जो मुख्य, कैल्शियम जो पोषक तत्व है हमारे कौन से अंगों में पाया जाता है सबसे ज्यादा? कैल्शियम और फास्फोरस कौन से अंगों में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो ये हमारी हड्डियों में और दांतों में उपस्थित रहता है सबसे ज्यादा मात्रा में। और इन्हें ही प्रमुख रूप से क्या कहा जाता है? खनिज लवण कहा जाता है। जैसे कि लौह तत्व, आयोडीन की मात्रा कम पाए जाने के कारण इन्हें सूक्ष्म खनिज कहा जाता है। सूक्ष्म खनिज, सूक्ष्म का मतलब बहुत ही कम मात्रा में। लौह तत्व और आयोडीन एक ऐसे खनिज लवण है जो कि हमें बहुत ही कम मात्रा में जरूरत होती है इनकी। और जो प्रमुख है सबसे, जो वृहत मात्रा में, वृहत का मतलब होता है ज्यादा मात्रा में कौन से खनिज लवण की जरूरत होती है? कैल्शियम और फास्फोरस की। और कम मात्रा में सूक्ष्म, जिसको सूक्ष्म बोला जाता है, कम मात्रा में
कम मात्रा में कौन से पोषक तत्व की, कौन से खनिज लवण की जरूरत होती है हमें? लौह तत्व और आयोडीन। अब इसके स्रोत क्या है? खनिज लवण के कौन कौन से स्रोत हैं? दूध, दूध में क्वेश्चन आता है कि कैल्शियम कौन से भोजन में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो कैल्शियम सबसे ज्यादा कौन से भोजन में पाया जाता है? दूध में, दूध में पाया जाता है कैल्शियम सबसे ज्यादा, ठीक है। और हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, धनिया, इनमें भी कैल्शियम पाया जाता है। कुछ लोगों की हड्डियां बहुत ज्यादा दुखती हैं, आपको पता है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि कैल्शियम और फास्फोरस सबसे ज्यादा कौन से अंगों के लिए हमें जरूरत होती है? हड्डियों और दांतों के लिए। तो हड्डियों और दांतों के लिए जो कैल्शियम की जरूरत होती है, उसके जो स्रोत होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? दूध, हरी पत्तेदार सब्जियां। हरी पत्तेदार सब्जियों में विटामिन डी भी कार्य करता है। विटामिन डी होगा तो कैल्शियम की भी कमी नहीं होगी। तो विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के द्वारा प्राप्त होता है हमें, और कैल्शियम हमें दूध और हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होता है, जिससे कि ग्रहण करने से हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं वो मजबूत बनी रहती हैं। खनिज के कार्य क्या क्या है? शरीर को विकसित और हड्डियों को क्या करता है? शक्ति प्रदान करता है, मजबूती प्रदान करता है। मांसपेशियों का संकुचन व शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखता है। संकुचन, यदि हम खनिज लवण ग्रहण नहीं करते हैं तो हमारे जो शरीर की जो मांसपेशियां हैं उसमें संकुचन नहीं हो पाता है, ठीक है। इसी तरीके से हमें संकुचन और शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? खनिज लवणों की जरूरत होती है। तंत्रिकाओं की कार्यप्रणाली को सामान्य रखना तथा आवश्यकता पड़ने पर रक्त के बहाव को रोकना भी किसका कार्य है? खनिज लवण का। यदि हम खनिज लवण अच्छी मात्रा में ग्रहण करते हैं तो ये हमारे रक्त के बहाव को भी रोकने का कार्य करता है। खनिज लवण कौन कौन से होते हैं? खनिज लवण कैल्शियम, कैल्शियम, लौह तत्व और आयोडीन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो वृहत मात्रा में हमें जिन पोषक तत्वों की, जिन खनिज लवणों की जरूरत होती है वो होती है कैल्शियम और साथ में इसमें फास्फोरस। और जो सूक्ष्म मात्रा में जिसकी जरूरत होती है वो है लौह तत्व और आयोडीन। जो हमें कम मात्रा में जिनकी जरूरत होती है वो है लौह तत्व और आयोडीन। जिनकी ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है वो होती है कैल्शियम और फास्फोरस। कैल्शियम, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हमारे दैनिक जीवन में सभी को कैल्शियम की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि हमें हमारी हड्डियां मजबूत बनाए रखने के लिए हमें कैल्शियम की जरूरत होती है। कैल्शियम कार्य क्या करता है? कैल्शियम हमारे शरीर को, शरीर के इन सभी अंगों को क्या करता है? मजबूती प्रदान करता है, और ये रक्त का थक्का बनाने में हेल्प करता है, और एक तरीके से कैल्शियम का जीवन रक्षक भी होता है, और मांसपेशियों को गतिशील बनाने में सहायक होता है। क्या? खनिज लवण कैल्शियम, जिसमें कि हम कैल्शियम की बात कर रहे हैं, ये हमारे मांसपेशियों को गतिशील बनाए रखने में कैसे? जैसे कि ये हमारे दो जॉइंट्स होते हैं, ये एक जॉइंट है, ये जॉइंट है। जब हम कैल्शियम ग्रहण अच्छी मात्रा में करते हैं तो कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस जो होती है वो जॉइंट्स के बीच में होती है। तो वो अगर हम कैल्शियम अच्छी मात्रा में ग्रहण करेंगे तो इसमें क्या है? स्नेहक तत्व जो है वो अच्छी मात्रा में रहेगा, तो जो मूवमेंट है, जो गतिशीलता है, वो भी बनाए रखने में हेल्प करता है। कैल्शियम के स्रोत कौन कौन से हैं? दूध और दूध से बने हुए भोज्य पदार्थ, दूध, दही, छाछ, लस्सी आदि। हरी पत्तेदार सब्जियों में भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि इसमें भी बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है। किसमें? हरी पत्तेदार सब्जियों में, मेथी, पालक, करी पत्ता, हरे धनिया आदि। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लौह तत्व की। लौह तत्व महत्वपूर्ण खनिज है। इसके कार्य क्या है? रक्त में हीमोग्लोबिन नामक यौगिक के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसको मैं आपको समझाती हूँ अभी। जब भी हम लौह तत्व युक्त भोजन ग्रहण करते हैं ना, तो हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन के साथ ग्रहण करते हैं, तो जब हमारी ये बॉडी में चला जाता है, जब ये कैसे जाता है? हीमोग्लोबिन प्लस CO2 के रूप में ये वापस ये एक्सचेंज, इस तरीके से हम अपने सांस लेने की प्रक्रिया भी इससे बनी रहती है। ठीक है, इस तरीके से हम अपनी ऑक्सीजन को भी शरीर के सभी भागों तक पहुंचाने में सहायक होते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। अब स्रोत क्या है इसके? अभी
हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, पुदीना, साबुत अनाज, फलियां, गुड़, खजूर, अनार, पशुओं का लीवर, गुर्दा, अंडे की जर्दी क्या, वो पीला भाग जो होता है, वो इसमें पीला भाग जो होता है अंडे का, अंडे के जो अंदर पीला जो भाग होता है, इसको जर्दी का रूप दिया गया है। अब बात करते हैं हम आयोडीन की। आयोडीन क्या है? आयोडीन की आवश्यकता शरीर के विकास के लिए, बौना व्यक्ति आयोडीन की कमी से बौनापन आ जाता है। जब हम आयोडीन ग्रहण करते हैं तो ये हमारे शरीर के विकास के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं तो उससे जो व्यक्ति होता है वो क्या हो जाता है? बौना हो जाता है, बौनापन आ जाता है उसके अंदर। इसके कार्य क्या है? शरीर की थायराइड ग्रंथि की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए आयोडीन आवश्यक है। जब हम आयोडीन युक्त भोजन नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जो थायराइड ग्रंथि है वो भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर पाएगी। जब वो थायराइड ग्रंथि सुचारू रूप से अपने हार्मोन से नहीं निकाल पाती है तो उसकी वजह से थायराइड, हमारे जो थायराइड हो जाता है, कईयों के यहाँ पे गलगंड नामक रोग हो जाता है, गले पे थैले के समान एक संरचना पाई जाती है जिससे गलगंड जिसको बोलते हैं, वो आयोडीन की कमी से हो जाता है। गलगंड नामक रोग जो कि इस तरीके से गले पर इस तरीके से थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, उसको गलगंड कहते हैं, जो कि आयोडीन की कमी के कारण हो जाती है। इसके स्रोत क्या है? समुद्री भोजन है सबसे ज्यादा अच्छा स्रोत इसका आयोडीन का। मछली, समुद्री मछलियां, आयोडीन युक्त नमक, आयोडीन युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे जो होते हैं वो आयोडीन बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम विटामिन की। विटामिन शरीर की सुचारू कार्य प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन को विटामिन को भोजन के रूप में ग्रहण करना पड़ता है, ठीक है। और अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, विटामिन को पानी में घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो भागों में बांटा गया है, वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं वो है ए, डी, ई और के। जो जल में घुलनशील विटामिन है वो है विटामिन सी और बी कॉम्प्लेक्स। ये विटामिन जो है वो है जल में घुलनशील, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कहते किसे हैं? जो वसा में घुल जाते हैं। ऐसे विटामिन जो वसा किसी अभी बात की थी हमने, मक्खन, घी वगैरह, वो वसा है। जो ऐसे विटामिन जो वसा में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कहलाते हैं। जैसे विटामिन ए, डी, ई, के, ये विटामिन जो होते हैं, क्वेश्चन आता है आपके कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो 4 होते हैं, ए, डी, ई, के। विटामिन ए की बात करते हैं सबसे पहले। विटामिन ए, इसको हम रेटिनॉल के नाम से भी जानते हैं। इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है रेटिनॉल। विटामिन ए का नाम जो होता है, रासायनिक नाम, उसका नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन ए हमें डायरेक्ट नहीं मिलता है। जब हम कैरोटीन पिगमेंट होता है, कैरोटीन, जब हम इसको ग्रहण करते हैं तो जब हमारी बॉडी में जाकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है, इस तरीके से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। ये क्या कार्य करता है? अच्छी दृष्टि, विशेष रूप से कम प्रकाश में हमें सहायता प्रदान करता है देखने में, त्वचा को स्वस्थ रखता है, सामान्य वृद्धि और विकास के लिए सहायक है, संक्रमण में प्रतिरक्षण उपलब्ध करवाता है। तो सबसे जो इसका मुख्य कार्य है वो हमारी आंखों की दृष्टि सुरक्षा प्रदान करता है, हमारी आंखों की दृष्टि अच्छी बनाए रखने में हेल्प करता है। इसके स्रोत क्या है? फल व सब्जियों में दूध, पनीर, मक्खन, घी, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन ए का। विटामिन ए का और भी बहुत अच्छा स्रोत है जिसको क्या बोलते हैं? फलों में, इसमें सब्जियों में गाजर में बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। फलों में पपीता, जिसको पपाया बोलते हैं, पपीता में विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। जो पीले फल होते हैं उनमें विटामिन ए बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है। रतौंधी, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से, क्वेश्चन आता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी। रतौंधी क्या होता है? इसको हम इंग्लिश में बोलें तो इसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंड
ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस मतलब जैसे जैसे सूर्य ढलता जाता है वैसे वैसे आंखों की रोशनी कम होती जाती है। उसी रोग को बोलते हैं रतौंधी। अगर आपका ऐसे कभी होता है तो आप मान के चलिए कि आपके अंदर विटामिन ए की कमी हो गई है, तो आपको जल्दी से जल्दी उपचार करवाना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम विटामिन डी की। विटामिन डी सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में हमें किसके लिए ज़रूरत होती है? हमारी हड्डियों और दांतों के लिए ज़रूरत होती है। विटामिन डी कैल्शियम के साथ कार्य करता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो विटामिन डी की भी कमी नहीं होती है। ठीक है, तो विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन डी किस चीज के लिए उपयोगी है। ये दांतों और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है और ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ मिलकर कार्य करता है। जब कैल्शियम और फास्फोरस ये 1:1 में पाए जाते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस जब ये 1:1 में रहते हैं तो साथ में विटामिन डी भी कार्य करता है। और विटामिन डी कार्य करेगा तो शरीर के दांत, हमारे दांत और हड्डियां बहुत ही अच्छी प्रकार से मजबूती प्रदान करती हैं। ये इसके स्रोत क्या है? सबसे अच्छा स्रोत इसका जो विटामिन डी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो है सनलाइट। सनलाइट क्या होता है? सूर्य की रोशनी, सूर्य से मिलने वाला प्रकाश। आपको पता है पुराने जमाने में जो लेडीज होती थी वो साड़ियां ही पहनती थी और उनका जो पेट और पीठ होती थी ना वो दिखाई देती थी। क्यों? क्योंकि वो और कहीं जाती नहीं थी, अपने घर घर में कार्य करती थी, तो उनको विटामिन डी या कैल्शियम की कभी भी कमी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि वो इतना घर का कार्य पूरा टाइम सूर्य की रोशनी में कार्य करती थी, उनको विटामिन डी और कैल्शियम की उनकी कभी कमी हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उनको सनलाइट प्रॉपर रूप से मिलती रही है, इस वजह से। और इसके अन्य स्रोत भी हैं, जैसे कि ज्यादातर इसके विटामिन डी के जो स्रोत है ना वो नॉनवेज में ज्यादा पाए जाते हैं, मछली है, मीट है, इस तरीके से। और जो वेजिटेरियन चीजें हैं, दूध, पनीर, मक्खन, घी, मशरूम, दही, संतरा, साबुत अनाज, इनमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है। जो हमारा शरीर है विटामिन डी का निर्माण भी करता है। कैसे? कैसे करता है? जब कैल्शियम और फास्फोरस कार्य करते हैं तो विटामिन डी का निर्माण अपने आप होता रहता है, इसीलिए सूक्ष्म मात्रा में हमें जरूरत होती है इसकी। बाकी सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमें विटामिन डी की पूर्ति हो जाती है।